आवाज़ क्लियर है? ओके जी, अलहम कोचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहते हैं। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपको पीछे नज़र आ रहा है? वो तो इधर बैठ जाओ, अगर नज़र आ रहा है तो ठीक है, बस ठीक है। बॉयज़ नज़र आ रहा है? अच्छा ठीक है। सो अ बॉडी 123, a moving body collides elastically with another body of equal mass at rest। तो बस of equal mass at rest, तो आपको बताया था कि जब इक्वल मासेस की इलास्टिक कोलिजन हो तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटीज़ ने इंटरचेंज हो जाना है। तो एक रेस्ट में है और दूसरा आ रहा है और दोनों सेम मासेस हैं, तो सिंपल जो आ रहा है वो रेस्ट में हो जाएगा, जो रेस्ट में था वो मोशन में चला जाएगा। इसका मतलब है कि भाई होगा क्या कि अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ डिसिपेटेड एज हीट, नहीं, बिकॉज अगर ऐसे हुआ फिर तो ये इलास्टिक कोलिजन ना हुआ ना, और सवाल में लिखा है कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक, ठीक है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, फिर तो ये इलास्टिक ना हुआ, और सवाल में लिखा है कि कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक। आर यू विद मी? मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, जहाँ पर मसला है मुझे रोका करो। आर यू विद मी? ठीक है जी। फिर बोथ मासेस स्टार्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, नो, बिकॉज अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर गए तो सेम मासेस का मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटीज क्या कर जाएंगी? इंटरचेंज। अच्छा, द मूविंग मास ट्रांसफर होल ऑफ इट्स एनर्जी, यस, बिकॉज मूविंग मास जो था वो रेस्ट में आ जाएगा और जो रेस्ट में था वो मोशन में चला जाएगा। आर यू विद मी? बिकॉज देयर इज अ इक्वल मास, और वो मैंने आपको रटवाया था कि वेलोसिटीज ने क्या करना है? इंटरचेंज। ठीक है जी, चलो ये क्लियर हो गया। 124 पे आ जाते हैं। अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज़ अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? तो इक्वल मोमेंटम, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मेरे प्यारे जवानों इज p² डिवाइडेड बाय 2m, ऐसा है। तो आपसे कहा गया है कि आपके पास ये जो मोमेंटम है ये क्या है? दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का जो ताल्लुक है वो मास के साथ हो जाएगा क्या? इनवर्स। इसका मतलब है कि अगर इक्वल मोमेंटम है दो बॉडीज का, तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो लाइटर मास विल बी हैविंग अ greater kinetic energy. So which one has a greater kinetic energy? The lighter body. So alpha is the correct option. Are you with me? Are you with me? Yes you are. Clear हो गया भाई? चले आगे जाते हैं जी। ओके, सो डिस्कशन हमने शुरू की है 12 तकरीबन 20 पे, ठीक है जी, 12-18 पे, ठीक है। अच्छा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ईस्टवर्ड एंड स्लोइंग डाउन, देन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज वेस्टवर्ड। अगर मैं इस तरह जा रहा हूँ टूवर्ड्स ईस्ट, क्लियर है जी, एंड अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर टूवर्ड्स ईस्ट है ना, लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ स्लोइंग डाउन, तो स्लोइंग डाउन के लिए मेरे प्यारे से जवानों लाजिम है कि फोर्स लगा होगा वेलोसिटी के बिल्कुल एंटी पैरेलल, ऐसा है कि नहीं? और जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो इफ आई एम मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, राइट, एंड आई एम स्लोइंग डाउन, क्लियर हो गया भाई, देन द एक्सेलरेशन वेक्टर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स वेस्ट। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन बी था। इज दिस क्लियर? और अगर स्पीड अप कर रहा होता तो अगर वेलोसिटी ईस्ट में है तो एक्सेलरेशन भी ईस्ट में होगा। इज दिस क्लियर? सिंपल सा सवाल है, ठीक है जी। 126 पर आ जाए। इफ अ शेल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, सही जी, while in uniform motion explodes, अब यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है कि नेट फोर्स क्या होता है जी? यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है मेरे प्यारे से कुलकुला खानानो कि नेट फोर्स हो जाता है क्या? ज़ीरो। और आपको पता है जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो सिस्टम के मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर तो बॉम्ब या शेल एक्सप्लोड हो जाए व्हाइल इन द यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में नेट फोर्स ज़ीरो, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, सो इट्स टोटल मोमेंटम इंक्रीजेस? नो। इट्स टोटल मोमेंटम डिक्रीजेस? नो। बट इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस? यस, बिकॉज जब नेट फोर्स ज़ीरो हो तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं करेगी। काइनेटिक एनर्जी इज समथिंग एल्स। मेरे बात की समझ आ रही है? क्लियर हो गया भाई? तो यस, द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, बिकॉज जो बॉम्ब, हेलो इधर देखें, जब वो बॉम्ब गिर रहा था तो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी थी, जब वो अंदर से एक्सप्लोड हुआ तो उन श्रैपनल्स की, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और भी ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बॉम्ब की पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्लियर हो गया भाई? तमाम पार्टिकल्स के मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आर यू विद मी? यस यू आर। ठीक है जी, चले आगे जाते हैं जी। क्लियर? ओके, MCQ नंबर 127 मेरे प्यारे जवानों, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ईस्टवर्ड and slowing down, then the direction of its
क्या बचे? वेलोसिटी। तो भाई अगर वो ईस्टवर्ड जा रहा है तो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, चाहे वो स्पीड अप करके जा रहा है, चाहे वो स्लो डाउन करके जा रहा है, लेकिन अगर वो ईस्ट जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी ईस्ट ही है। वेलोसिटी का पूछ रहा है आपकी बार, इससे पहले एक्सेलरेशन का पूछा था। तो अगर वेलोसिटी ईस्ट की जानिब है और बंदा स्लो डाउन कर रहा था तो एक्सेलरेशन वेस्ट। लेकिन अगर बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही है, चाहे वो स्लो डाउन करके जा रहा है, चाहे वो स्पीड अप करके जा रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी उसकी ईस्ट में ही है। समझ में आई बात? सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। सिंपल सवाल है भाई। आर यू विद मी? ठीक है जी। अच्छा 128, अ बॉल ऑफ मास कितना केजी? हाँ, दिस इज मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 78 meters. Is this clear? 78.4 meters. ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. क्लियर हो गया भाई? द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड इज, अगर आप लोगों को वो वैल्यूज याद है, सही जी, तो अगर किसी बॉल को आप ड्रॉप करो तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर, 3 सेकंड के बाद 45 मीटर। क्या मेरी बात की समझ आ रही है? 4 सेकंड के बाद कितना? 80 मीटर. Is this clear? And 80 is very much closer to 78.4. मेरे बात की समझ आई? तो कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बीटा। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? आर यू विद मी? आफ्टर वाले डिस्टेंसेस का रेशो क्या था? अगर आप लोगों को याद है कि अगर 1 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस है वो अगर 1 है, सो 2 सेकंड के बाद जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो 4 होगा। अगर 3 सेकंड के बाद टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 9 होगा। 4 सेकंड के बाद टोटल डिस्टेंस 16, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का टाइम के स्क्वायर के साथ ताल्लुक डायरेक्ट था। दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT square. This T square is direct proportional to this because initial velocity is 0. Are you with me? Are you with me? सो रेशो था 1:4, 9, 16 आफ्टर वाले, और 1 सेकंड वाले 1:3, 7, 5, सॉरी 9, ऑड नंबर्स 1:3, 5, 7, 9, 11, 1 सेकंड के अंदर जो फासला कवर होता था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बंदे को लगता है कि भाई ये तो मुझे अब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा। नो, जस्ट नीड टू गो थ्रू इट, वैल्यूज रट सी जाएंगी आपको। क्लियर हो गया भाई? अच्छा चले, 5 सेकंड के बाद कितना होगा टोटल? 125। मेरी बात की समझ आई? 125। ठीक है जी। अच्छा जी, बिकॉज देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 125। क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी। चलिए अब आगे जाते हैं। Okay, 2 cars are moving in the opposite direction with the speed v. What is the magnitude of the relative velocity? Simple, 2v. Relative velocity है। अगर तो ये एक गाड़ी है मेरे प्यारे से जवानों, और ये मूव कर रही है with 8 मीटर पर सेकेंड। Is this clear? और एक दूसरी गाड़ी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। Is this clear? और वो मूव कर रही है लेट्स से विद 8 मीटर पर सेकेंड। आप इस गाड़ी में मौजूद बंदे से पूछो कि उसकी क्या स्पीड है, तो ये वाला बंदा कहेगा इसकी स्पीड 16 है। और इस गाड़ी में मौजूद बंदे से कहो कि इसकी क्या स्पीड है, ये वाला बंदा कहेगा कि इसकी स्पीड 8 नहीं बल्कि 16 है। मेरे बात की समझ आ रही है? तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी आपने ऐड करनी पड़ती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी v प्लस v, राइट? सो दैट विल बी इक्वल टू 2। आर यू विद मी? और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो फिर आपको रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी। चले 130 पे आ जाते हैं। अ मास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वेरी जी, अ मास एक्सेलरेट्स। अ मास एक्सेलरेट्स क्या? इसका मतलब एक्सेलरेशन मौजूद है, जीरो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। इज दिस क्लियर? तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को डिसाइड करने वाला बंदा कौन है? आवाज़ नहीं आ रही? नेट फोर्स। तो इसका मतलब है नेट फोर्स भी जीरो नहीं है, और साथ ही साथ में क्या है? आवाज़ नहीं आ रही? कांस्टेंट है। सो नेट फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि द रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो? नहीं। अगर नेट फोर्स जीरो होता तो एक्सेलरेशन भी जीरो होता। इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो। यस, यही वाला करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन बाकियों को भी ज़रा देख लो।
इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर फोर्स बढ़ता तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता, और यहाँ पर लिखा गया है कि एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, तो ये वाला मेरा गलत हो गया। इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, नहीं, ये भी गलत है। द करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे जवानों कौन है? बीटा। फोर्स कांस्टेंट है लेकिन जीरो नहीं है। इज इज क्लियर? आर यू विद मी? आगे जाऊँ? स्पीड ठीक है? ठीक है जी, चलो। ओके, a force of 6 Newton acts on a mass of 1 kilogram. So this happens to be force and this happens to be mass. Which acquires a velocity of how much? 30 meter per second. The time for which the force acts is, time का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? आवाज़ नहीं आ रही, टाइम का। और मुझे एक बात बताइए, जब ये फोर्स लगा इतने मास पर, हाँ, तो वेलोसिटी कितनी गेन हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ये मेरी कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल। और अगर इनिशियल के बारे में जिक्र नहीं हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो बताइए कितने दौरानिये के लिए वो फोर्स उस बॉडी पे लगा? तो आपका सिंपल फार्मूला बनता है F इज इक्वल टू क्या? डेल्टा P बाई डेल्टा T। ऐसा है कि नहीं? या सिंपल बड़ा आसान कर देता हूँ, है F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M डेल्टा V बाई डेल्टा T। M दिस इज A ना यार, मेरे बात की समझ आ रही है? ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, F आपको गिवन, मास आपको गिवन, चेंज इन वेलोसिटी आपको गिवन फ्रॉम 0 टू 30 मीटर पर सेकेंड। और क्या मांगा जा रहा है? टाइम। टाइम को उधर ले जाओ, फोर्स को इधर ले आओ। समझ में आई बात? तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा T इज इक्वल टू M डेल्टा V अपॉन F। मास कितना है? 1 किलोग्राम। कितना वेलोसिटी में चेंज आया? 30। और कितना फोर्स लगा? 6 न्यूटन। 6 1 जार 6, 6 5 जार, तो कितना लगा? 5 सेकेंड्स। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन बना बीटा। आर यू विद मी? आर यू विद मी? ठीक है, यस यू आर। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ वेरी टॉल बिल्डिंग। What is the velocity after 5 seconds? 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 10, 2 सेकेंड के बाद 20, 30, 40, 50। 50 के करीब वैल्यू कौन सी है? हाँ, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू तब आएगी जब आप जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो। अप्रॉक्सीमेटली 10 लोगे तो 50 आ जाएगी। आर यू विद मी? यस यू आर। ठीक है जी, आगे जाते हैं जी। हाँ 9.8 के मल्टीपल्स लिख दूँ? लिखवाए तो थे ना मैंने। ठीक है जी, गुड हो गया भाई। हाँ अच्छा, द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायमीटर एंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्कल। तो सिंपल, सबसे पहले वो डिस्प्लेसमेंट लिए जो कि अलॉन्ग द डायमीटर हो, अलॉन्ग द डायमीटर हो। दिस इज अ सर्कल, हाँ, इज दिस क्लियर? एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द डायमीटर। ऐसा है। सो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो मेरे पास हुआ डायामीटर यानी कि 2r के बराबर। ऐसा है कि नहीं? अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका आप रेशो ले टू द डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस आपने किसका लेना है? सर्कल का। और पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो होता है किसके बराबर? 2 पाए r के। तो 2 और 2 सरो खड़ो, r और r सरो खड़ो। सो द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ, टू डिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू 1 अपॉन पाई, यानी कि 1 रेशो पाई अल्फा। डन हो गया भाई? ठीक हो गया भाई। ठीक है जी बच्चे, मोमेंट तक हाँ यहाँ तक क्लियर हुआ? चल बच्चे लग जर रोश होते ऊपर कर दो बिल्कुल मैं जब वो चला अला जर को अला शो सिलेशा स्पीड ऑफ लाइट अला यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे? अच्छा अब मेरी बात सुनिए। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हाट इज ट्रू? हाँ, and be very careful, I have said for a moving object its displacement can be 0, yes, वापस आ गया तो displacement 0, its distance can never be 0, ओमदक का दे distance चकल यो object move शिगा ना दे दे खुद की जिचर तम लाड़ो वापस तम राशि दे distance 0 के दे नशी। सही जी। अच्छा, distance and displacement both can be 0? नहीं, displacement can be 0 but distance cannot be 0, both a and b। सही जी, yes। तो a भी ठीक है कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बी ठीक है, लेकिन फॉर अ मूविंग बॉडी ना इस डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, हो तो सकता है ना यार। उसने ये तो नहीं कहा ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट इस डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। आगे क्यों हो रहे मे बी या कैन बी निश्चित है। समझ में आई बात? तो बात तो दोनों ठीक है ना। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? डेल्टा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Displacement can be 0 but distance can never be 0 for a कौन सा body? Moving body। Are you clear?
आर यू क्लियर? रिपीट कर दूं? ठीक है, ठीक है जी, आगे जाऊं? ठीक है, हाँ। इफ r इज इक्वल टू, r का मतलब है क्या? रेंज। अगर रेंज जो है वो हाइट के इतने गुना के बराबर है, सही जी, वेयर r इज द रेंज ऑफ द पार्टिकल, दिस इज e इज मिसिंग, एंड h इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, क्या मांगा जा रहा है? थीटा। आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैंने शॉर्टकट बताया था, और वो क्या था? वो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपसे कहा जाए इफ के रेंज इज एक्चुअली सम n टाइम्स ऑफ h, और आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मांगा जाए, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4 अपॉन n, इफ यू कैन रिमेंबर। इधर बाकायदा बोर्ड पे मैंने लिखा था, और जो मैंने नोट शेयर किए थे उसमें भी बाकायदा मैंने ये शॉर्टकट डाला हुआ है। क्लियर हो गया भाई? तो सिंपल, क्या n की वैल्यू कितनी है बताइएगा ज़रा। ये नज़र आ रहा है, ये n है, नज़र आ रहा है? तो बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मालूम करने के लिए पुट करो ना। सो थीटा इज इक्वल टू, बोलिएगा ज़रा, टेंजेंट इनवर्स 4 अपॉन n की जगह क्या पुट कर लूँ? 4 अंडर रूट 3। इज इज क्लियर? 4 और 4 सरो खड़ो 10 तक है ना। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 3। अच्छा, टेंजेंट ऑफ 30 इज 1 ओवर अंडर रूट 3, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 3 इज एक्चुअली इक्वल टू 30। सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है क्या? अल्फा। बच्चे, यू हैव टू रेटलाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यार, देयर आई कैन नॉट हेल्प यू, मतलब उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी बात की समझ आ रही है? ठीक है जी, देखिए वो मैंने तो लिखवाया था कि नहीं, मैंने वो टेबल मैंने लिखवाया था कि नहीं? ठीक है, टेंजेंट ऑफ 30 इज 1 ओवर अंडर रूट 3, सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर 3 इज इक्वल टू 30। टेंजेंट ऑफ 45 इज 1, सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज 45। टेंजेंट ऑफ 60 इज अंडर रूट 3, सो टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 इज 60। मेरे बात की समझ आ रही है? गुड हो गया भाई, ठीक सो बच्चे। अच्छा आगे जाऊं? अच्छा आगे, if the angle of projection of the projectile with the same initial velocity exceeds or falls short of 45 degree by the equal amount, then the ratio of the horizontal range is 1:1 ना यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे। अच्छा, आपको शायद यहाँ पर मसला हुआ होगा कि एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट ऑफ बाय 45 डिग्री, सही जी, और सेम इनिशियल वेलोसिटी, सेम इनिशियल। तो सिंपल इसकी मतलब ये है कि ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, 45 डिग्री ये है कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूँ कि 45 डिग्री से ज़रा 10 डिग्री ज़्यादा करवाओ तो कितना बनेगा? कितना बनेगा 10 डिग्री ज़्यादा? 55 डिग्री ना। और अब उसी 45 डिग्री से ज़रा 10 डिग्री कम करवाओ तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 35 डिग्री। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर मैं 45 से जितना कम करता हूँ और जितना उतने अमाउंट से क्या करवाता हूँ ज़्यादा, तो एक एंगल 65 बनता है और एक एंगल 35। क्या 65 और 35 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? दोनों पे रेंज सेम होगा, तो 1:1 का ना यार। सो इधर देखिए ना, अगर मैं 45 डिग्री पे लॉन्च करता हूँ, किस पे? 45 पे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 से जिस मिकदार से आप ज़्यादा करवाते हो उसी मिकदार से कम भी करवा दो, एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट, तो लेट्स से बताइए एक वैल्यू मुझे बताइए कि उस वैल्यू से मैं 45 से एंगल को बढ़ा दूं, कितने से बढ़ा दूं बताइए? 20 कर दूं? 20 कर दूं तो 45 से ज़रा एंगल 20 मजीद बढ़ा दे तो कितना बन जाएगा? ये 65। कितना बन जाएगा? 60। अच्छा सॉरी, ये अच्छा ये 55 है ना, ठीक है। कितना बन जाएगा? 65। 65 पे खास रेंज होगा। अच्छा, अब उसी 45 से ज़रा 20 डिग्री कम करवा दे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 25 और 65 बताइए क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? तो इसका मतलब है 65 पे जो रेंज आपको मिलेगा 25 पे भी उतना ही रेंज मिलेगा। तो रेंज का रेशो क्या बनेगा? 1:1 न पे बड़ी खबर है। तो अगर इसमें सिर्फ कोई चीज़ है तो शायद आपको इसकी समझ ना आई कि भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 से जितना बढ़ाते हो, नजर आ रहा है, उतना ही 45 से कम भी कर दो और फिर ज़रा उन दोनों एंगल्स पर बताओ कि रेंज का रेशो क्या है। तो रेंज का रेशो सेम आएगा 1:1, बिकॉज दोनों बन जाएंगे कौन से एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दैट विल बी θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर 45 से 20 डिग्री बढ़ाते हो तो 65 डिग्री हो जाएगा, और 45 से 20 डिग्री कम करते हो तो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री, जिनका सम बराबर है किसके? 90 के। इज इज क्लियर? आगे जाऊँ? ठीक है जी, आगे जाते हैं।
हाँ, द प्रोजेक्टाइल हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ हाउ मच, बस आर मैक्सिमम दे दिया गया, कितना 160। व्हाट इज द हाइट अटेन बाय इट, तो मुझे पता है कि आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4h, ऐसा है कि नहीं, तो h इज सपोज टू बी इक्वल टू आर मैक्सिमम अपॉन 4, और आर मैक्सिमम कितना है, दैट इज 160 मीटर डिवाइडेड बाय 4, तो सिंपल 4 1s are 4, 4 4s are 16 और 0 है, तो इसका मतलब h कितना आया 40 मीटर। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, चार्ली। इज क्लियर? मैक्सिमम रेंज का उसने कह दिया हुआ है ना, जो कि 4h के बराबर है। आर यू विद मी, आर यू विद मी? ठीक हो गया भाई। अच्छा 138, 4 projectiles are projected with the same initial speed। इनिशियल स्पीड चारों की क्या है, सेम, बट एक को 23 डिग्री पे, एक को 37 डिग्री पे, एक को 57 डिग्री पे और एक को 67 डिग्री पे विद द हॉरिजॉन्टल। द रेंज विल बी लॉन्गेस्ट, रेंज किसके लिए ज़्यादा होगा इनमें से, जो 45 के सबसे करीब है, और वो कौन है 37, न पड़ेगा पता खबर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बीटा। दैट्स वेरी गुड। आर यू विद मी? यस यू आर। ठीक शो बच्चे, तेज़ रवानियम खैर देखा कम जी की तो मसाला ही माना बार पख्ता ना होकर। ठीक शो बच्चे, वैसे भी रिकॉर्डिंग तो चली जाइए। चले ओके, व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। गाल और हाथ वाली एग्जांपल याद है ना? ठीक है जी, जी बिल्कुल ठीक है जी। तो जितना आपके पैर ने बॉल के ऊपर एक्शन लगाया, जितना आपके पैर ने बॉल के ऊपर क्या लगाया, एक्शन, ऐसा है हाँ, फुट ने लगाया किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर, किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर, तो एक्शन स्टोन पे लगा, उतना ही रिएक्शन लगेगा। समझ भाई बात? फ्रॉम हुम, आवाज नहीं आ रही, फ्रॉम स्टोन ऑन फुट, तो रिएक्शन फुट पे लगेगा। ठीक है जी, तो आपको हर्ट होगा। अच्छा, तो इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी 140 पर आ जाए। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर हाफ ऑफ द जर्नी ओनली, is never perpendicular to acceleration, is perpendicular to acceleration only at one instant। और वो कौन सा पॉइंट है, समिट। समिट वाहिद पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी प्योरली हॉरिजॉन्टल रह जाती है और एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड। मेरे बात की समझ आ रही है? तो समिट के ऊपर, तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। आर यू विद मी, आर यू विद मी? बाकायदा ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई ये मैंने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, ये उसकी वेलोसिटी थी, हाँ, इज दिस क्लियर? और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा है। तो ये बॉडी जा रही जा रही जा रही जा रही इस तरफ आई, यहाँ पर आके उसकी जो वेलोसिटी का वेक्टर है, एक्सेलरेशन का वेक्टर स्टिल डाउनवर्ड, लेकिन यहाँ पर आके वेलोसिटी प्योरली एक्स में आ गई। इज दिस क्लियर? तो प्योरली वेलोसिटी एक्स में आ गई, तो एंगल कितना है 90। तो सिर्फ एक ऐसा लम्हा आता है ड्यूरिंग द होल ट्रेजेक्ट्री विच इज पैराबोलिक, जहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आज इज दिस क्लियर? ठीक है जी, आगे जाते हैं। इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज बाई 10%, इसके ऊपर तो एक लेक्चर लिया था पूरा हम लोगों ने, हाँ, देन द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज, जी आपको मैंने बताया था कि अगर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम दिया जाए, हाँ, लेट्स से 10% है, हाँ, तो आप परसेंटेज चेंज इन क्या मालूम कर सकते हो, हेलो हेलो, काइनेटिक। तो अगर आपसे कहा जाए कि 10% है, सो 10 मल्टीप्लाई बाई क्या करें, 2 करें, और ये जो पहला वाला है, हाँ, इसका स्क्वायर उड़ाकर या तो ऐड कर दें, हाँ, या सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर तो यहाँ पर डिक्रीज की बजाय क्या आया था, इंक्रीज। इज दिस क्लियर? तो फिर मैंने यहाँ पर प्लस लगाना था, फिर परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ने आना था कितना, 20 जमा 1 कितना हुआ, 21%। लेकिन चूंकि डिक्रीज का लफ्ज आया है, किसका लफ्ज आया है, तो फिर मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा। सो 10 ज़रबे 2 20, 20 मनफी 1 19। तो अगर तो मोमेंटम में 10% की कमी आए, 10% की कमी आए, तो काइनेटिक एनर्जी में 19% की कमी आएगी। और अगर मोमेंटम में 10% की क्या आए, ज्यादती आए, अगर मोमेंटम में 10% की क्या आए, ज्यादती आए। इज दिस क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी में 21% की क्या आएगी, ज्यादती आएगी। इज दिस क्लियर? ये आपको मैंने वो ट्रिक रटवाया था। ठीक है बच्चे? ओके जी, चले। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Which one of the following is not consistent with the car which is accelerating? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्सेलरेटिंग कार के शाया निशान नहीं है, मतलब एक्सेलरेटिंग कार के साथ मैच नहीं कर रहा। तो कौन सा? सो अ कार इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन है, ठीक है जी। अ कार इज मूविंग विद डिक्रीजिंग स्पीड, अगेन एक्सेलरेशन है।
कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये एक्सेलरेटिंग कार के शाया निशान नहीं है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन चार्ली। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है जी। अ कार इज चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन की चेंज की वजह से भी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होता है ना यार, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? चार्ली। आर यू विद मी? ठीक है जी, आगे जाते हैं। ओके, अ न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस। जी, आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का जो रेशियो होगा ये 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन ये 1 से लेस भी हो सकता है। समझ में आई बात? सो द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल और लेस देन 1, डेल्टा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक हो गया भाई। The numerical ratio of displacement to distance for a body moving with constant velocity. Same options. अब बताइए कौन सा है? For a body moving with constant velocity. Exactly. Always equal to 1. क्यों? Because मेरे प्यारे जवानों, जब मैंने पूछ लिया, सेम चीज मैंने पूछ ली, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशो, बट मैंने लिख दिया कि एक ऐसी बॉडी के साथ जो मूव कर रहा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि बंदा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। समझ में आई बात? वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगी जब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब है बंदा जा रहा है कौन से लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। और बाकायदा लिखवाया था कि जब बंदा स्ट्रेट लाइन में जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में मिकदार में बराबर आ जाते हैं, तो उनका रेशो बराबर आएगा किस चीज़ के? 1 के। बट ओनली फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और अ बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। उधर मेंशन्ड नहीं था ना, अब तो मेंशन्ड हो गया है ना। इज दिस क्लियर? तो अब मेरा करेक्ट ऑप्शन ऑलवेज इक्वल टू 1 है। पता खबर पोश हुई? ठीक शो बच्चे, डन हो गया? डन हो गया? ठीक है जी। ओके, अ ट्रेन दैट इज 200 मीटर लॉन्ग, एज दिस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन, is moving with the uniform velocity of this much. This is velocity of the train. Are you with me? Yes, sir. The time it will take to cross a bridge of 1 kilometer, और length of the bridge जो है वो कितनी है? 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। तो आपसे टाइम ऑफ क्रॉसिंग मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है? आवाज नहीं आ रही। टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो कैसे करेंगे? आपको तो फॉर्मूला बताया था मैंने। तो जब भी ट्रेन और ब्रिज के टाइम ऑफ क्रॉसिंग के प्रॉब्लम्स आए तो आपको बड़ा सीधा साधा फार्मूला मैंने करवाया था, और वो ये था कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इज दिस क्लियर? हेलो ज़वाना, टाइम ऑफ क्रॉसिंग मेरे प्यारे से कुलकुला खानानो इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। अब मसला ये है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन मीटर्स में है, कितना है भाई? वो 200 मीटर्स। एंड लेंथ ऑफ द ब्रिज किस में है? किलोमीटर्स में है। इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले तो ये किलोमीटर कन्वर्ट करो मीटर में, तो कितना मीटर? 1000 मीटर। अच्छा, और मसला ये है कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन भी किस में है? किलोमीटर पर हार में। तो चले इस तरह कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इस कितना? बोलिएगा 36 किलोमीटर पर हार। किलोमीटर का मतलब है कितने मीटर? 1000 मीटर। ऐसा है? एंड नीचे हार का मतलब है कितने सेकंड्स? 3600 सेकंड्स। दस का ना, 2 zeros इधर उड़ गए और 36 से कम एक के साथ, तो कितना बचा? 10। सो द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन मैंने पुट कर दिया कितना? 10। आर यू विद मी? यस यू आर। तो मैं इधर लिख देता हूं कि ऊपर कितना हुआ? 1200 मीटर, और नीचे क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। ये और ये कैंसिल हुआ, सॉरी, ये और ये कैंसिल हुआ। सेकेंड पावर -1 ऊपर जाएगा तो सेकेंड पावर +1 हो जाएगा। इसका मतलब है 120 सेकेंड्स। माई करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। और आपने गलत किधर होना है? गलत आपने होना है किसमें? कि भाई हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर हार इनटू मीटर पर सेकेंड। इसमें आपने गलत होना है। बाकी फार्मूला तो बड़ा शॉर्टकट फार्मूला है, वो तो मैंने बाकायदा करवाया था कि लेंथ ऑफ द ब्रिज जमा लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। मेरे बात की समझ आ रही है? सिंपल। तो इसमें अगर आपको छेड़ा गया है तो वो बस सिर्फ इसमें आपको छेड़ा गया है कि वो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन उसने दे दी है किलोमीटर पर हार में, जिसको आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो मैंने क्या किया?
36 किलोमीटर, किलोमीटर की जगह मैंने लिख दिया, बोलिएगा 1000 मीटर, और नीचे हार की जगह 3600 सेकेंड, 2 जीरोस कैंसिल हो गए, 36 और 36 कैंसिल हुआ, सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड बच गया, वो मैंने पुट कर दिया, चीज़ें आपके सामने आई। डन डन गुड, ठीक है जी। लकवेल से जिदा पकी हो नजर माते सवाल हो, सही ना। चले, द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। सर ये तो आपने नहीं करवाया था, ओ भाई मैंने नहीं करवाया था। आप लोग तो आराम से कॉमन सेंस लगा सकते हो ना कि भाई अगर मैं वर्टिकल एक्सिस में क्या प्लॉट कर दूं, एक्सेलरेशन, और यहाँ पर टाइम। अब मेरे पास ये ग्राफ आ गया, क्या गया, ये ग्राफ। जरा इसके नीचे का एरिया मालूम कर लो, तो ये एरिया मालूम करूंगा तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ऐसा है ना। सो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, व्हाट इज इट, इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी। सर आपको कैसे पता, मुझे ऐसे पता चला बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम इज एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी। सो सी, मेरे बात की समझ आ रही है, आर यू विद मी, आर यू विद मी, क्लियर हो गया भाई। आगे जाऊं, आगे जाऊं, ठीक हो गया भाई। A feather and lead ball, बड़ा गप में लगा हुई। A feather and lead ball are dropped from rest in vacuum on a moon. I do not care whether it is dropped on a moon. I do not care whether it is dropped on an earth. If it is dropped only under the action of gravity, whether that is Earth's gravity or whether that is Moon's gravity, I do not care. प्लैनेट जो है वो दोनों बॉडीज को सेम एक्सेलरेट करेगा। हाँ, यहाँ पर 9.8 से करेगा और मून पे दोनों को 6 टाइम्स कम एक्सेलरेशन से करेगा, लेकिन दोनों को तो सेम से करेगा ना यार। सो सिंपल, द एक्सेलरेशन ऑफ द फेदर इज द सेम एज दैट ऑफ द लेड बॉल। क्लियर हो गया भाई, इज इज क्लियर, इज इज क्लियर, ठीक है जी। हाँ, अगर वैक्यूम ना होता, एयर का ड्रैग होता, तो फिर तो हमें पता है कि भाई दोनों की एक्सेलरेशन सेम नहीं, बिकॉज फ्री फॉल नहीं हुआ ना, एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। 148 पे आ जाते हैं। Which property is constant for a body in free fall? जी, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन। और बच्चे जरा इसमें आखिरी ऑप्शन को देखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तब होता ना जब मून की बजाय अर्थ होता। क्लियर हो गया भाई, ठीक है जी। चल, bodies which fall freely under the action of gravity is an example of uniform acceleration। गप में लगा हुई मना। 2 blocks of mass, m1 कितना है, 1 kg, m2 कितना है, 3 kg, placed in contact are acted upon by a force of how much, 40 Newton। Is this clear? The acceleration of 1 kilogram mass will be, अगर मैं इधर 1 किलोग्राम मास की एक्सेलरेशन मालूम करूं या 2 किलोग्राम की मास की एक्सेलरेशन मालूम करूं, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। ये वही वाला है जो मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे पास ये एक ब्लॉक है 1 किलोग्राम, इज दिस क्लियर, m1, और इसके साथ मेरे पास एक दूसरा ब्लॉक है, इज दिस क्लियर, m2, कितने किलोग्राम, 3 किलोग्राम। इज इट क्लियर? बोथ ऑफ देम आर इन कॉन्टेक्ट। इज इज क्लियर? दिस इज अ राइट। और इसके ऊपर मैंने लगा दिया क्या, फोर्स। क्या लगा दिया, आवाज नहीं आ रही, फोर्स। और वो फोर्स कितना है भाई, 40 न्यूटन का। तो आपको मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन का फार्मूला है जी F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चाहे वो m1 की एक्सेलरेशन पूछी जाए या m2 की, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। तो फोर्स कितना है भाई, दैट इज एक्चुअली 40, और नीचे 1 किलोग्राम जमा 3 किलोग्राम, सो दैट इज 40 न्यूटन डिवाइडेड बाय 4, यानी कि कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो माय करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। आर यू विद मी, आर यू विद मी? तो अगर इधर वो ये 3 किलोग्राम भी पूछ लेता तो भी मेरा करेक्ट ऑप्शन बीटा ही होना था। क्लियर, क्लियर, ठीक है जी। बच्चे जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना, ये सुन को मसले होंगे, डो नॉट वरी। ऑब्वियसली यार आपने नहीं पढ़ा तो मसले तो होंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो बच्चे वो इस तरह फील ना करें कि ये तो कुछ और ही चीज़ सा चल रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आप इसलिए आपने पढ़ा नहीं है तो कैसे पता आपको आएगा। ये जितने जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए जा रहे हैं वो लोग दिए जा रहे हैं जिन्होंने वो इधर शुरू से पढ़ा है। दरमियान में कुछ के प्रैक्टिकल्स थे तो कुछ लेक्चर्स स्किप कर गए। ऑब्वियसली उसमें मैंने शॉर्टकट्स बताए थे, तो ऑब्वियसली चीज़ को नहीं पता तो ऑब्वियसली वो स्ट्रगल करेंगे टेस्ट में। अपकमिंग टेस्ट में आपको मसला नहीं होगा अगर तो आपने कोई छुट्टी ना की तो, ठीक है बच्चे। अच्छा आगे जाऊँ, ओके। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सर आपको कैसे पता? और भाई मुझे ऐसे पता चला बिकॉज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। और जब नेट फोर्स 0 होता है तो फर्स्ट लॉ आपको कहता है कि वेलोसिटी में आने वाला चेंज भी क्या होगा, 0 होगा। और जब वेलोसिटी में आने वाला चेंज 0 होगा
तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, जीरो होगी। और ये फर्स्ट लॉ कहता है, जो कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ मुमासिलत रखता है। आर यू विद मी? ठीक है जी। इफ अ कार ए, अब ये वाला भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ अ कार ए पासेस कार बी, देन कार ए मस्ट बी, इधर देखिए, हेलो, दिस इज कार ए, ठीक है जी, एंड दिस इज कार बी। क्लियर हो गया भाई? कार बी इज मूविंग लाइक दिस, क्लियर हो गया भाई, एंड कार ए इज मूविंग लाइक दिस, राइट? सो इफ अ कार ए passes कार बी, कार ए passes कार बी, मक्खी हुआ तो मेरी बात की समझ आ रही है? देन कार ए मस्ट बी, तो ए के बारे में आपके क्या तासुरात है? समझ में आई बात? कि कार ए जो है वो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेटिंग एट अ ग्रेटर रेट देन बी, एक्सेलरेट करेगा लेकिन बी से ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, मूविंग फास्टर देन कार बी एंड एक्सेलरेटिंग मोर देन बी। ए जो है वो बी से तेज भी जाएगा और ए की एक्सेलरेशन भी बी से ज्यादा होगी, या मूविंग फास्टर देन कार बी बट नॉट नेसेसरीली एक्सेलरेटिंग। यस, मेरा करेक्ट ऑप्शन डी बनता है कि भाई ज़रूरी तो नहीं है कि अगर ए बी से आगे चला गया तो ए ने एक्सेलरेट करना है। नो, शायद वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो लेकिन उसकी कांस्टेंट स्पीड बी की कांस्टेंट स्पीड से ज़्यादा, तो स्पीड तो ए की बी से ज़्यादा होनी है बिकॉज वो ओवरटेक कर गया ना। लेकिन ओवरटेक करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो बी से? नो, या शायद वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। सो सिंपल, मूविंग फास्टर देन कार बी बट नॉट नेसेसरीली एक्सेलरेटिंग। आर यू विद मी? आर यू विद मी? यस यू आर। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। ठीक है जी, हाँ। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ, द टाइम ड्यूरिंग विच इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 490 मीटर। ये तो मैंने बाकायदा करवाया था। सोल्यूशन में आपके पास क्या है? अंडर द रूट 2h/g, ये फार्मूला मैंने आपको रटवाया था। तो सिंपल सी बात है, जब आप ये पुट करोगे तो 2 × 490 एंड डिवाइडेड बाय, इधर आप लिख लो 10, ये और ये कैंसिल हुआ तो 49 × 2 इज 98। सर 98 का स्क्वायर रूट तो मुझे लेना नहीं आता, 98 का स्क्वायर रूट तो मुझे लेना नहीं आता। समापति खबर हमारे में पोश भाई। ठीक है जी, तो भाई इसको 100 कंसिडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 100। तो जब 100 कंसिडर कर लेते हैं तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ना कना, मैं इसमें मैंने कसदन ये डाला। अगर 9.8 का ऑप्शन ना होता फिर मेरा करेक्ट ऑप्शन अल्फा होना था। न पोएगे मापा खबर। अब देखिए ना, नजर माते गोरे दासिम रात लेशी तंदर दरबान रा प्रूजी दासिम दरबान रात लेशी चे सर रातविरी उचेरा 10 दे ओवलने सर होडले दरकड़े 10 दे चुम दक कदे सही दक है ना। अब की बार आपने ख्याल करना है बिकॉज अब की बार उसने बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू एक दे रखी है। तो इसीलिए आई वुड लाइक यू पीपल टू रेटलाइज द मल्टीपल्स ऑफ 9.8 ऑल्सो। मेरे बात की समझ आ रही है? और 98 जो है वो 9.8 के मल्टीपल्स में आता है। मापा खबर बान में पोश हुए, इज इज क्लियर? तो जब आप वो करते हो मेरे प्यारे जवानों, इधर देख लें, याद रखिएगा 10 सेकेंड्स है अभी भी, जवाब अभी भी 10 सेकेंड्स है। मैंने ये नहीं कह रहा कि जवाब 10 सेकेंड नहीं है, जवाब मेरा 10 सेकेंड ही है। क्लियर हो गया भाई? वो मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप 9.8 के मल्टीपल को रट लो तो डायरेक्टली 100 आ जाएगा, तो आपको मसला नहीं होने वाला। जुमापति खबर पाने में कोई इशू है? क्लियर हो गया? अगर आप इधर डायरेक्टली 9 फॉर एग्जाम्पल पुट कर लो 9.8, पुट कर लो, क्या कर लो? हेलो 9.8 जरा पुट कर लो। मुझे बताइए क्या 49 9.8 से कटता है? बिल्कुल कटता है। किस पे कटता है? 5 पे। किस पे कटता है? 5 पे। और तक हो रही किस पे कटता है? आवाज नहीं आ रही। 5 पे। इज क्लियर? ये 1 और ये 5 और इधर 0 है ना, तो 50 × 2 कितना बना? और 100 का स्क्वायर रूट कितना बना? 10। मेरा जवाब अभी भी 10 ही है। ये मैं नहीं कह रहा कि 9.8 है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि 9.8 के मल्टीपल्स अगर आप रट लो, कभी कभार फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आया, यही सवाल आया था लास्ट ईयर, मैंने टेस्ट में यही सवाल दिया था। वो आया, उसने सारा टेस्ट फिजिक्स का किया हुआ था, सारा, ये वाला उसने गलत किया था स्पेसिफिकली। अब ये वाला उसने कैसे गलत किया था? मुझे क्या कहता है, कहते सर 98 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, वो मुझे नहीं आ रहा था। एंड सारा टेस्ट उसने ठीक किया हुआ था, 98 के स्क्वायर रूट में वो पंसा हुआ था बेचारा।
सो दैट इज़ वाई कभी कभार दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। अब आप उसको फिर उसके बाद कहो ना कि फिर ऐसा कर लेते ना, अब वो आपको कहते हैं कि उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस समझ में आई बात? सही है। सो द थिंग ओवर हियर इज कि इट्स बेटर कि 9.8 के मल्टीपल्स भी आपको रटा हो सकता है इस तरह का सवाल आ जाए कि शायद इस तरह की डिफरेंट वैल्यू हो, इस तरह ना हो, तो फिर आपको वो हेल्प करेगी। ठीक है बच्चे, यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। क्लियर हो गया भाई? सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टिल अल्फा। लेकिन अगर आपको सिंपल 10 से करना है और आपको ट्रिक पता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रिक भूल गया है तो फिर 9.8 के मल्टीपल्स आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो 154 मेमोरी बेस्ड है भाई। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर कितने डाइन्स के? 5 डाइन्स के। डाइन इज द CGS यूनिट। कौन सा यूनिट? तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। आर यू विद मी? अच्छा, erg is the by the way information, erg is the CGS unit of energy। समझ में आई बात? और ये भी याद रखिएगा, हेलो 1 joule is equal to 10 raised to the power 7 ergs। It is a CGS unit of energy and it is the SI unit of energy। Are you with me? ठीक है जी, चलें ओके आगे जाते हैं। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। एक्सेलरेशन को डिसाइड करने वाला बंदा नेट फोर्स। किस्सा खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। मैं बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर नहीं करूंगा। समझ में आई बात? अच्छा, स्विमिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ, एक्शन ऑन द वाटर, रिएक्शन ऑन द बॉडी। ठीक है जी। अ रॉकेट मूव्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिकॉज रॉकेट के रियर एंड से हॉट गैसेस निकल रहे हैं। मेरे बात की समझ आ रही है? तो रॉकेट ने एक्शन लगाया, जेट ने एक्शन लगाया ऑन हॉट गैसेस, ऐसा है। हॉट गैसेस ने रिएक्शन लगाया। मेरे बात की समझ आ रही है? हॉट गैसेस ने रिएक्शन लगाया किसके ऊपर? रॉकेट इंजन पर या फिर जेट पर। तो रॉकेट मूव करता है फ्रॉम अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि रिलेटेड है किसके साथ? न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ, इफ यू कैन रिमेंबर दैट। ठीक है जी। अच्छा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज एक्चुअली इक्वल टू वेट। बिकॉज अगर एक बॉडी फ्री फॉल में है, किस में है? आवाज नहीं आ रही, तो उसके ऊपर द ओनली फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हाँ, एंड फोर्स जब लगता है तो वो किसको चेंज करता है? मोमेंटम को। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम कहते हैं वेट। क्या कहते हैं? वेट। इज इज क्लियर? इज इज क्लियर? वेट इज अ फोर्स ना, वेट से है फोर्स। ठीक है जी बच्चे। नो बस ब्या खुद किसा खराब पकड़ा करना, ब्या खुद एशिया डेयर जनरल को ब्या खुद मत पता नहीं लगी चाहिए कम यो फोर्स थे खुबी ब्याम फोर्स ब्या बदलते चलता यो बल फोर्स अंदर कई जगह वेट को अलई चे कल फॉलिंग फ्रीली भी करना चाहते ना फॉलिंग फ्रीली को न पोए गए नो ब्या बदल तखा मखा चलता बल फोर्स दर कई ऐसे क्यों ब्या खराब थे किसा ब्या आड़ता पड़ता था नो बोर्ड पेपर की चरा गले होते माता मखे तके दो जैसे ऊपर हवा के माता सवाल अंदर आ गए माता मुखे जदा दे सही था। अच्छा, और बाय द वे जिन्होंने मुझे सवाल दिए थे वो इंशाल्लाह से हल कर लेंगे इसी के ऊपर। सही जी, अभी नहीं, आज के बाद आने वाले लेक्चर में। ठीक है, जिसने मुझे सवाल दिए। आगे जाएं, आगे जाता हूँ। इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट हाईएस्ट पॉइंट velocity is 0, only horizontal component is 0, velocity is maximum, only vertical component is 0, only vertical component is 0। समिट पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, एक्स तो रहता है ना यार। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v naught at a certain angle has a range equal to r if the velocity of the projection is what? आवाज नहीं आ रही। वेलोसिटी क्या कर गई? वेलोसिटी क्या कर गई? डबल। फॉर द सेम एंगल इनिशियली देन द परसेंटेज चेंज इन द रेंज इज। अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं, क्या कर दूं? आवाज नहीं आ रही, क्या कर दूं? तो रेंज में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? किसने कहा ये? 300। यस, गुड। मैं जब ये सवाल देने लगा था तो मैं दुआ कर रहा था कि सारे इसको हल कर लें। बिकॉज व्हाट इज रेंज? इट इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो रेंज का ताल्लुक vi के स्क्वायर के साथ क्या है? डायरेक्ट है। तो अगर मैं इनिशियल स्पीड डबल करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, रेंज कितने गुना हो गया? 4 गुना। न कोई पता खबर 4 गुना रेंज होने का मतलब है चेंज कितना आया? 300%। वही वाला लॉजिक है जो मैंने बताया था
जब कोई चीज़ 4 गुना हो जाए तो चेंज कितना आया 300%। जब कोई चीज़ 9 गुना बन जाए तो चेंज कितना आया 800%। जब कोई चीज़ 16 गुना हो जाए तो चेंज कितना आया 1500%। तो रेंज का ताल्लुक इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है, आवाज़ नहीं आ रही। और क्या मैंने इनिशियल स्पीड को डबल कर दिया, आवाज़ नहीं आ रही, कीपिंग द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो रेंज में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, रेंज ने 4 गुना हो जाना है। 4 गुना होने का मतलब है चेंज कितना आया 300%। इज दिस क्लियर? ठीक है जी, चले अब आगे जाते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि द एक्सेलरेशन इज 0, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, देन वन कैन बी श्योर दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट। तो आप एक श्योरिटी से कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, नॉट चेंजिंग पोजीशन, नॉट चेंजिंग वेलोसिटी। यस, 0 एक्सेलरेशन का मतलब है नॉट चेंजिंग वेलोसिटी। सर लेकिन नॉट, तो बच्चे जब एक्सेलरेशन 0 हो तो बंदा रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी तो हो सकता है ना यार। क्लियर हो गया? लेकिन कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। तो बंदा मूव करते हुए भी एक्सेलरेशन 0 हो सकती है, पोजीशन को चेंज करते हुए भी एक्सेलरेशन 0 हो सकती है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ सकता। मेरे बात की समझ आ रही है? और एंड में उसने क्या कहा है कि वन कैन बी श्योर दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट, तो नॉट क्या? चेंजिंग वेलोसिटी। न पोएगा बदे खबर। इज दिस क्लियर? अल्फाज की हेरा फेरी है जवानों, मैं बदे खबर पोइश हुई। ठीक है, समझाऊं वापस या क्लियर है? ठीक है जी। 162, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर। रटलाइजेशन वाला सवाल है 76 डिग्री। बताया था मैंने, व्हेन रेंज इज इक्वल टू क्या बचे? हाइट। ये तभी हो सकता है जब थीटा किसके बराबर हो? अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री। ठीक है जी, आगे जाते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड्स विल बी कितना? 20 मीटर्स। 20 मीटर्स के करीब कौन है? 19.6 मीटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बकायदा ड्रॉ भी किया था। 1 सेकंड में कितना? 5 मीटर फ्री फॉलिंग में। 2 सेकंड के बाद 20। ये नहीं पूछ रहा कि दूसरे सेकंड के अंदर, दूसरे सेकंड के अंदर 15। यस, क्लियर जी? बोलिएगा। 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद 20, 3 सेकंड के बाद 45, उसके 9 गुना ना यार। सही जी। 4 सेकंड के बाद 80, 16 गुना। 5 सेकंड के बाद 125, कितने गुना? 25 गुना। क्लियर? अच्छा, 1 सेकंड के अंदर, दूसरे सेकंड के अंदर, तीसरे, चौथे, पांचवें 45। मेरे बात की समझ आ रही है? तो फिलहाल चूंकि इन 2 सेकंड्स, तो इन द सेकंड नहीं मांग रहा, इन 2 सेकंड्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना मीटर? 20 मीटर। हाँ। 164, इन विच सिचुएशन डिस्टेंस इज 3 टाइम्स देन इट्स डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो बच्चे ऑब्जेक्ट मूव्स एंड कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा यार। तो ये वाला तो मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं। बी को देखते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स, आवाज नहीं आ रही, ईस्ट, एंड देन 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, एंड देन कितना? 10 मीटर्स। कितना मीटर्स? 10 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट इस तरफ है ना यार, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आर यू विद मी? सो 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। और आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से सिनेरियो में डिस्टेंस जो है क्या, वो डिस्प्लेसमेंट के किसके बचे? 3 गुना के बराबर है। तो बताइए क्या ये है? डिस्टेंस कितना है जरा मुझे बताइए? 30। 20 प्लस 10, डिस्टेंस की हुआ डायरेक्शन तो नुगुरु का ना यार। 20 प्लस 10, ये मेरा क्या हुआ? डिस्टेंस। क्या हुआ? डिस्टेंस। 30 डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट 10 हुआ, बिकॉज आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द जर्नी टू द फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि कितना है? 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर, लेकिन डिस्टेंस आपका 30 मीटर। तो बिल्कुल मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है बीटा। समझाऊं फिर से? इधर देख ले। हेलो ओए, मैं इधर खड़ा हूं।
20 मीटर ईस्ट, 10 मीटर वेस्ट, डिस्टेंस मेरा कितना हुआ 30 मीटर। ऐसा है। अब मुझे बताएं मैं स्टार्टिंग पॉइंट से ये था कि नहीं, इनिशियल पॉइंट, और क्या फाइनल पॉइंट जर्नी का ये है? ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान कितना फासला है? 10। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ? 10। और डिस्टेंस कितना था? 30। तो डिस्टेंस इज 3 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का ना यार, न पोए गई। क्लियर हो गया भाई? तो ये वाला है। ये बाकी ऑप्शन आप देख लो गलत होंगे, खुद ट्राई कर लेना। क्लियर है जी? आगे जाऊं? तेज तो नहीं चल रहा? ओके। 165. Which of the following collisions are truly elastic? All of them. एटॉमिक लेवल पे चाहे जितने भी collisions हैं, all of them are elastic. आंखें बंद करके। क्लियर हो गया भाई? Is this clear? ठीक है जी। अच्छा जी। फिर Which of the following is true for a projectile motion? इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट बात ट्रू है projectile motion के लिए? It performs uniformly accelerated motion in horizontal axis. It performs uniform motion in vertical axis. It performs uniformly accelerated motion in vertical axis. Yes, आपको बताया था कि projectile motion is a 2-dimensional motion. कौन सा motion? तो vertical axis में मैं जब देखता हूँ, किसमें? Vertical axis में एक constant acceleration है, और वो कितनी है? Almost 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वर्टिकल एक्सिस में, कौन से एक्सिस में? वर्टिकल एक्सिस में इट्स अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, कौन से एक्सिस में? द वेलोसिटी इज, आवाज नहीं आ रही, कांस्टेंट। सो इट इज एक्चुअली कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सी ऑप्शन कर दीजिए। इट परफॉर्म्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन कौन सा? वर्टिकल। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन सी है, बाकी को उल्टा करके दिया हुआ है। इज दिस क्लियर? डेल्टा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं, सी इज द करेक्ट। डन? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? ठीक है जी, आगे जाते हैं। इफ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजेस, V and T, the slope of the velocity time graph क्या? Increases। नजर आ रहा है? With the passage of time, चढ़ाई बढ़ रही है ना यार। Then the body is said to be slowing down, moving with uniform velocity, moving with uniform acceleration, moving with आयशा बसे, because VT ग्राफ का जो स्लोप है, हाँ, वो क्या बताता है? वो एक्सेलरेशन। और अगर तो स्लोप इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता फॉर अ मूविंग पार्टिकल, और स्पीड भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। न पड़ेगा पदे खबर, बिकॉज अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी। अच्छा जी, हो सकती है, क्या हमेशा होगी? नहीं, हो सकती है। ठीक है, चल नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अ मैन वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट एंड देन 40 मीटर साउथ, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? नॉर्थ तक हो रही यार है, और तक हो रही। A man walks 40 meter north. This is the initial point of the journey. That's it, ना? So it is a 40 meter north. ऐसा है। Then 30 meter east. ये east है। Then 30 meter east. This is 30 meter. क्या बचे? East. Is this clear? And then 40 meter south. South तो नीचे है ना यार। And then 40 meter south. ऐसा है। राइट, वट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो आपको तो पता है ना यार, जर्नी का इनिशियल पॉइंट और जर्नी का फाइनल पॉइंट ज्वाइन करो किससे? आवाज नहीं आ रही, स्ट्रेट लाइन से। सो इट इज 30 मीटर ईस्ट। न पोएंगे पदे खबर। हेलो आर यू विद मी? आवाज नहीं आ रही? ठीक है जी। 170, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, हाँ, with initial velocity of 9.8 meter per second. It will reach the height of, जी, yes, 5 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ, समझ में आई बात? राइट, चूंकि 9.8 है तो 4.9। समझ में आई बात? मुझे पता है कि पहले सेकंड में वो कितना कवर करेगा? 5 मीटर। पहले सेकंड में कितना कवर करेगा? 5 मीटर। लेकिन वो तब जब मैं जी की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करके 10 कर दूँ।
न पोएगी वापस खबर है, लेकिन उसने स्पेसिफिकली बताया कि नहीं 9.8 लेनी है। तो एस एनथ इज इक्वल टू सही जी, उससे अगर आप करो तो पहले सेकंड में वो कितना वो लेगा, क्लियर हो गया भाई। 9.8 पुट करो, उस फार्मूले से आपके पास इजीली आ सकेगा, वरना तो एस एनथ को मारो गोली, उससे कर दो यार। इधर देख ले सिंपल। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबा। सिंपल, अपने उस बेसिक इंस्टेंट को रहा करो कि पहले सेकंड में चाहे वो ऊपर जा रहा है या चाहे वो नीचे आ रहा है, वो कवर करता है कितना? 5 मीटर। अगर तो मैं जी की वैल्यू को कितना लूँ? 10, लेकिन अगर मैं 9.8 लूँ तो वो कितना कवर करेगा? 4.9 मीटर। इज दिस क्लियर? तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बीटा आ गया। क्लियर? दासी नजर मातिम गुरे रातलीशी, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आगे जाऊँ? The property of the body due to which it opposes the change in the state of the is called inertia. Is this clear? अच्छा, the slope of the velocity time graph remain constant, then the body is moving with velocity time graph का slope क्या कहता है? Acceleration. So it is moving with uniform acceleration. अच्छा जी, ये वाला बताइएगा। If the displacement of the particle in motion is 0, then the distance covered cannot be 0. सरता खुरा तवील ना मे और मे नॉट बी 0। यस, मैंने ही बताया था आपको, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसमें मैंने पार्टिकल इन मोशन नहीं कहा था। आप जरा चेक कर सकते हो, उसमें मैंने कहा था कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 देन द डिस्टेंस इज मे और मे नॉट बी 0। लेकिन अब मैंने लिख दिया है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन मोशन इज 0। मेरे बात की समझ आ रही है? तो बच्चे याद रखिएगा, फिर आपके पास क्या है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, डिस्टेंस अब 0 नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? इधर देख लेना, पार्टिकल जब मोशन में हो और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? 0, इसका मतलब है कि वो वापस अपनी जगह पर क्या आ गया है? आ गया कि नहीं? आ गया है, और मोशन में था ना, मोशन में था, सही। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या 0 हो सकता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कभी 0 नहीं होता। वापस खबर पूछ भाई। हाँ, अगर ये ना होता इन मोशन, क्या अगर मैं कहता था कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 2 तरह से 0 हो सकता है। कितने तरह से? नंबर 1, या तो मैं अपनी जगह से हिलूँ ही ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? लेकिन डिस्प्लेसमेंट के 0 होने के साथ साथ डिस्टेंस भी 0। लेकिन अगर मैं हिलूं और वापस अपनी जगह पर आ जाऊं, आ गया हूं, तो डिस्प्लेसमेंट तो फिर भी 0 हो गया ना, लेकिन अब की बार डिस्टेंस 0 नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर मेरा करेक्ट ऑप्शन मे और मे नॉट बी 0 होगा, अगर तो मैं ये इन मोशन ना लिखूं। मेरे बात की समझ आ रही है? आर यू विद मी? ठीक है जी, चले लास्ट वन। A body is thrown with the velocity of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Its velocity at the highest point is, हेलो वर्तगोर, ये बड़ा सिंपल है। ये आपने वेलोसिटी दी, कितनी दी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? आवाज नहीं आ रही। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहा? आवाज नहीं आ रही, सिर्फ। तो x मालूम करो। तो आपको पता है कि x कंपोनेंट इज इक्वल टू v cos थीटा का ना यार। क्या आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है? कितना गिवन है? 60 डिग्री। तो vx इज इक्वल टू v कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, एंड cos ऑफ कितना डिग्री? 60 डिग्री। इज दिस क्लियर? सो 10 cos ऑफ 60 डिग्री इज 1/2। 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो vx इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन डेल्टा हो गया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? समिट पे सिर्फ x रह गया ना यार, और x कंपोनेंट बराबर होते हैं v cos थीटा के, और v आपको गिवन है 10 है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 60 डिग्री है। पुट कर लो, सिंपल इज दैट। क्लियर? समिट के ऊपर बच्चे याद रखिएगा, किसके ऊपर? किसके ऊपर? समिट के ऊपर ये फार्मूला याद रखिएगा, vx सिर्फ रहेगा और वो बराबर होगा v cos थीटा के। एंड काइनेटिक एनर्जी अगर आपने समिट पे मालूम करनी है तो वो बराबर होगी टोटल प्रोजेक्शन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी cos स्क्वायर थीटा की। याद है ना? ठीक है जी, आगे जाते हैं जी। अ बॉल ऑफ मास m, हेलो, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। What is the rate at which the momentum of the ball changes? mg, वेट। ये वही वाला है, बस अब की बार mg लिखा हुआ है। मेरे बात की समझ आ रही है? जब फ्री फॉल में हो
तो उसका जो मोमेंटम चेंज होगा वो कौन कर रहा है? ग्रेविटी. ग्रेविटी इज वेट एंड वेट इज इक्वल टू mg. इज दिस क्लियर? ठीक है. Two projectiles are in flight at the same time. The acceleration of one relative to another is zero. Because अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूँ इस तरह, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करूँ इस तरह, हाइट और रेंजेस भले ही सेम ना हो, लेकिन मुझे पता है कि दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी में हर एक में कितना चेंज आ रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर वन की एक्सेलरेशन देखो 2 के लिहाज से, तो दोनों के लिहाज से एक दूसरे की एक्सेलरेशन क्या है? 0. और भाई इसके भी एक्सेलरेशन 9.8 है, उसकी भी 9.8 है, तो रिलेटिव टू वन अनदर क्या हुई? 0. मेरी बात की समझ आई? वो आगे में द एक्सेलरेशन ऑफ वन रिलेटिव टू अनदर इज दैट इज 0. क्लियर हो गया? दैट्स द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन. ठीक है बच्चे, राइट? तो चले जी, इंशाल्लाह से मुलाकात होगी आपसे कल के लेक्चर में. दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी. और एक छोटा सा पोर्शन निकाल लेंगे जिन्होंने मुझे MCQ दिया, ताकि वो इधर ही सॉल्व कर सकें. ठीक है जी, वो मेरे पास पड़े हुए हैं. हाँ यार, ठीक है जी. हाँ बोलिए, उधर बात नहीं करना. नमाज पढ़ लो अगर पढ़नी है तो, सही जी. और फिर डायरेक्टली क्लास